नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए हर दिन परीक्षाओं पर करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 9 मई के सवाल से। तो सवाल पूछा गया था हमारा कि हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता। कुछ विकल्प दिए हैं इसमें, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा कीमी एंटोनेली। ये 2026 जो कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मर्सिडीज के 19 वर्षीय हैं ये इतालवी ड्राइवर जो कि कीमी एंटोनेली ने जीता है। और यह एंटोनेली की इस सीजन में जो कि लगातार तीसरी जीत थी, याद रखेंगे। शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि 9 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वीर योद्धा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। चार विकल्प है: छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को, पृथ्वी चौहान को या फिर रानी लक्ष्मीबाई को। सही विकल्प हो जाएगा महाराणा प्रताप को। हाल ही की बात है ये, 9 मई को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन जो कि साहस, त्याग और काफी स्वाभिमान और देशभक्ति की महान उदाहरण है। जो कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर वहीं मंच जो कि एक्स मतलब ट्विटर पर भी पोस्ट करते हुए महाराणा प्रताप के संघर्ष और वीरता को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी भी मुगलों के सामने समझौता नहीं किया और कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा, जिससे महाराणा प्रताप मेवाड़ के बात करें अगर महाराणा प्रताप की, तो ये मेवाड़ के जो कि महान राजपूत शासक थे, जिसमें वे हल्दी घाटी के युद्ध और अपने अद्भुत साहस के लिए काफी प्रसिद्ध थे, जिसमें उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी था और इतिहास में भी वीरता और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ये कुछ बातें थी महाराणा प्रताप से संबंधित। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने देश का नया नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया। चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये भारत सरकार ने जो कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया और वे जो कि 31 मई 2026 को इस पद पर कार्यभार संभालेंगे। इनका कार्यकाल होगा 31 दिसंबर 2028 तक। अगर बात करें वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की, तो ये जो कि वर्तमान में मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान जो कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का ये स्थान लेंगे, जो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त मतलब अपने पद से हट रहे हैं। वहीं कृष्णा स्वामीनाथन की बात करें तो भारतीय सेना जो कि नौसेना में 1 जुलाई 1987 को ये शामिल हुए थे, जिसमें वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ भी माने जाते थे। जो कि लगभग 40 वर्षों की सेवा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई, जैसे उन्होंने कई पदों पर कार्य भी किए, कमान भी संभाली है जहाजों की नौसैनिक, जिसमें आईएनएस विद्युत, आईएनएस विनाश, आईएनएस कुलिस, आईएनएस मैसूर और विमान वाहक पोत, और वे सभी रक्षा अकादमी की जो कि पूर्व छात्र हैं तथा उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के जो कि नेवल और कॉलेजों में भी अध्ययन किया है। ये कुछ बातें थी जो कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन से संबंधित। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है। हाल ही में ऐप विकसित किया गया है, तो चार विकल्प है इसमें। सही विकल्प हो जाएगा प्रशस्त 2.0, जिसका फुल नेम है प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। यह इसका
खोलने में। यह ऐप स्कूलों में जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जल्दी पहचान करने में मदद करता है, ताकि उन्हें समय पर सही शिक्षा और सहायता मिल सके। एनसीईआरटी की बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका नेम होता है हिंदी में, जिसने स्कूली बच्चों में ये विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए प्रशस्त नामक मोबाइल ऐप विकसित किया। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? चार विकल्प है। जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल मनोज पांडे। सही विकल्प हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। और ये हैं सुब्रमण्यम जिनकी बात कर रहे हैं हम। भारत सरकार ने जो कि 9 मई को लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है, और वे वर्तमान में जो कि CDS जनरल अनिल चौहान के स्थान पर यह पद संभालेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। और इनकी बात करें अगर राजा सुब्रमण्यम की, तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में जो कि सैन्य सलाहकार के पद पर भी कार्यरत हैं, और इससे पहले भी वे सेना के उप प्रमुख, सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और लेफ्टिनेंट जो कि लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्यम 14 दिसंबर 1905 को भी जो कि गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में भी कमीशन हुए थे, जिसमें उन्हें लगभग 37 वर्षों से अधिक का सैन्य अनुभव भी प्राप्त है। वहीं उन्हें PVSM, AVSM, SM और VSM जैसे कई प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। और बात करें अगर कि CDS क्या होती है, CDS कौन सी पद है, तो ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच जो कि बेहतर समन्वय स्थापित करने वाला देश का सर्वोच्च सैन्य पद होता है, जिसमें यह पद भारत की रक्षा रणनीति और सैन्य आधुनिकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पद पर ये कार्यरत होंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2026 में 87 वर्ष की आयु में निधन होने वाले टेड टर्नर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये हैं, पहले देख लेते हैं टेड टर्नर। तो चार विकल्प दिया है इसमें, खेल जगत, राजनीति, मीडिया एवं पत्रकारिता, या फिर विज्ञान एवं तकनीकी से। सही विकल्प हो जाएगा मीडिया एवं पत्रकारिता। टेड टर्नर जो कि विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी मीडिया उद्यमियों और पत्रकारिता जगत की बड़ी हस्ती थे, जिसमें इनकी 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और इनकी बात करें तो ये दुनिया के जो कि पहले 24 घंटे लगातार समाचार प्रसारित करने वाले न्यूज चैनल के संस्थापक भी थे, जो उन्होंने वर्ष 1980 में CNN की शुरुआत की थी। CNN मतलब केबल न्यूज नेटवर्क। और टेड टर्नर जो कि मीडिया जगत में कई बड़े चैनलों और नेटवर्क की भी स्थापना की है, जिनमें से TBS है। TBS मतलब टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, कार्टून नेटवर्क, टर्नर क्लासिक मूवीज जिसे शॉर्ट में TCM बोलते हैं, ये सभी शामिल हैं इनमें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली प्रमुख व्यावसायिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएंगी? चार विकल्प दिए इसमें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक। सही विकल्प हो जाएगा गुजरात। यह गुजरात के धौलेरा जो कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को जो कि क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड CML शॉर्ट में है द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसमें फैक्ट्री में आधुनिक गैलियम नाइट्राइड तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें जो उन्नत डिस्प्ले निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और इस परियोजना का उद्देश्य है कि आधुनिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले पैनल और गैन मतलब गैलियम नाइट्राइड एपिटैक्सी वेफर्म का निर्माण करना, जिसमें इन डिस्प्ले का उपयोग टीवी, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट हो गए, स्मार्ट वॉच, इन अन्य सभी
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले उपकरणों में किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग बात करें तो 3,936 करोड़ से भी अधिक का निवेश किया जा रहा है और यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो कि एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। तो ये थी कुछ बातें। देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रतिष्ठित एर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय कारोबारी को सम्मानित किया गया। 4 विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा दीपक भाटिया को। हाल ही की बात है, दीपक भाटिया को एर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान जो कि दुबई के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। अगर बात करें दीपक भाटिया की तो उन्हें यह सम्मान बेस्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी श्रेणी में दिया गया। इसमें दीपक भाटिया अंकल्स शॉप्स बिल्डिंग्स मटेरियल ट्रेंडिंग के प्रबंध निदेशक भी हैं और यह पुरस्कार जो कि यूएई के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें दीपक भाटिया के परिवार और व्यापार वर्ष जो कि 1922 से दुबई में चल रहे हैं और उनके परिवार ने दुबई के विकास और व्यापारिक प्रगति में भी जो कि महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसी कारण उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। बात करें अगर एर्थबर्ग दुबई पुरस्कार के बारे में तो यह पुरस्कार दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि उन व्यक्तियों, परिवारों और संस्थाओं को सम्मानित करना जिन्होंने दुबई की सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक विरासत को संरक्षित और मजबूत बनाने में योगदान दिया हो। ये हो गई एर्थ दुबई पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बायोकॉन लिमिटेड की उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया। 4 विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से क्लेयर मजूमदार को। जो किरण मजूमदार साव ने अपनी भतीजी क्लेयर मजूमदार को बायोकॉन का उत्तराधिकारी घोषित किया है। और क्लेयर की बात करें तो ये वर्तमान में बिकारा थेरेप्यूटिक्स की सीईओ हैं और इनका चयन जो कि कंपनी के भविष्य के नेतृत्व और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। वहीं किरण मजूमदार शाह की बात करें तो इनको भारत की बायोटेक क्वीन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वर्ष 1978 में बायोकॉन की स्थापना की थी। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन भारत की प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है और यह कंपनी जो कि दवाइयों, बायोफार्मास्यूटिकल्स और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करती है। ठीक है, ये हो गई बायोकॉन। इसी तरह से कुछ और नियुक्तियां हैं जिनमें देखेंगे हम कि सोमा मंडल, इनको अभी हाल ही में वीडियो हमने डिस्कस किया था कि कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष शशि शेखर जो कि वेम्पत्ति को नियुक्त किया गया। भारत केरल ने जो कि MSME सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। प्रसून जोशी को जो कि प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं NCLT के नए अध्यक्ष जो कि अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस स्टेडियम में किया जाएगा। 4 विकल्प है। वानखेड़े स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम या फिर ईडन गार्डन्स। सही विकल्प हो जाएगा त्यागराज स्टेडियम, क्योंकि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस जो कि चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा और यह प्रतियोगिता जो कि 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होगी। वहीं बात करें इस टूर्नामेंट की तो इस टूर्नामेंट में 35 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें से कुछ देशों के नाम है जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे इनमें। अगला प्रश्न है कि फ्रूट होरोइजन 2026 कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। 4 विकल्प है जिनमें सही विकल्प हो जाएगा लखनऊ।
क्योंकि फ्रूट होराइजन 2026 का कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। और यह जो कि कृषि मंत्रालय द्वारा जो कि 2 दिवसीय है। यह कार्यक्रम ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में फल उत्पादन, गुणवत्ता, प्रोसेसिंग और निर्यात को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने भी भाग लिया। और यह आयोजन किसानों की आय बढ़ाने और भारत की फ्रूट वैल्यू चेन को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ठीक है, आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में आयोजित होने वाले पहले IBCA शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या है? 4 विकल्प हैं। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs, करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। इन सभी के सोशल मीडिया लिंक और युक्ति IAS ऐप के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।